हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंजीत ह्यूमैनिटीज पॉइंट अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम लोग सैम्पल पेपर की सीरीज कर रहे थे। तो हमने 4 सैम्पल पेपर हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर रखा है। 4 सैम्पल पेपर का हम लोगों ने डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो आज हम लोग 5th सैम्पल पेपर को स्टार्ट करते हैं। 5th सैम्पल पेपर के ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो 21 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग नियर अबाउट 30 सेट को कंप्लीट करेंगे और उस 30 सेट को कंप्लीट करने के बाद आपके ऑब्जेक्टिव की पूरी तैयारी हो जाएगी। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस के 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियोस को कंप्लीट करने के बाद आप उस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे जो नए वीडियो जो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, चाहे शॉर्ट समरीज का, हिस्ट्री का या किसी भी और चीज़ का, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सैम्पल पेपर नंबर 5। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर इब्न बतूताज इंप्रेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज ट्रेवल इन द 14th सेंचुरी एज रिकॉर्डेड इन हिज ट्रेवल अकाउंट। तो जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हो, इब्न बतूता 1336 में इंडिया में आया था। दिल्ली सल्तनत में चल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम काल था उस टाइम पे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जब कोर्ट में आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या बना दिया, काजी बना दिया। इसके बुक का नाम था रिहला। ये कुछ फैक्चुअल डाटा है जो मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के बारे में है। इब्न बतूता के बारे में क्वेश्चंस बुक के बारे में पूछता है, तो बुक का नाम आप याद रखिएगा, रिहला बुक है उनका। ठीक है, मेनली इब्न बतूता जो थे वो ट्रैवलर थे, तो ट्रैवलिंग की बुक लिखते थे। तो मेनली वो जो भी बुक लिखेंगे वो अपने राजा के बारे में लिखेंगे, उसके प्रॉस्पेरस थिंग के बारे में लिखेंगे, वाइब्रेंट ट्रेड एक्टिविटीज़ के बारे में लिखेंगे, रीजन के बारे में लिखेंगे। मेनली इन्होंने दिल्ली के बारे में ज़्यादा अपने बुक के बारे में अपने बुक में दिल्ली के बारे में ज़्यादा बताया है। तो ऑप्शन से हम लोग पढ़ते हैं कि इनके बुक के बारे में क्या चीज़ें हैं। ओके, इब्न बतूता डिस्क्राइब्ड इंडिया एज ए लैंड ऑफ द रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी। रिलीजन के बारे में, रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी के बारे में इन्होंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई है। इन्होंने दिल्ली दरबार के बारे में, वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में, सिटी के बारे में ज़्यादा चीज़ें इन्होंने बताया है। और इसमें लिखा हुआ देखें, वेयर ए सिंगल डोमिनेट फेथ। यहाँ पर सिंगल डोमिनेट फेथ के बारे में कैसे बता सकते हैं? उस समय इंडिया में सिंगल डोमिनेट फेथ तो था ही नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें इब्न बतूता के जो ट्रेवल अकाउंट है उसमें किसके बारे में बता रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बताना है। सेकंड हमारा ऑप्शन है, इब्न बतूता फाउंड इंडियन सिटीज टू बी लार्ज, प्रॉस्पेरस, थ्रिविंग विद द वाइब्रेंट ट्रेड एक्टिविटीज, रिफ्लेक्टिंग द रीजन्स इंपॉर्टेंस इन द ग्लोबल कॉमर्स। ये वाला हमारा जो ऑप्शन है पूरी तरीके से सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। To which of the following sant does the Bhakti tradition of devotion to Lord Krishna primarily relate? लॉर्ड कृष्णा से कौन से भक्ति संत जो थे वो रिलेट करते थे? तो आप सबको भी पता है कि मीराबाई। ठीक है, मीराबाई इज द राइट आंसर, बी। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, असर्शन एंड रीजन का। असर्शन एंड रीजन काफ़ी अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि असर्शन एंड रीजन में ए और बी में रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी असर्शन एंड रीजन के बारे में बताया है कि असर्शन पढ़ने के बाद आपको अपने माइंड में, सॉरी दोस्तों, ये असर्शन पढ़ने के बाद आपको अपने माइंड में बोलना है क्योंकि। अगर या कॉज, अगर असर्शन से रीजन मैच कर जाता है तो आपका आंसर होगा ए, और अगर हमें मैच नहीं करता है तो ऑप्शन होगा बी। तो हम लोग पढ़ते हैं, द सिटी ऑफ विजयनगर वॉज डेजिग्नेटेड विथ एलेबोरेट फोर्टिफिकेशन, केयरफुली लेड आउट स्ट्रीट्स एंड इफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। जो विजयनगर जो था हमारा, जिसको हरियर एंड बुक्का ने इस्टेब्लिश किया था, संगम डायनेस्टी के थे वो लोग, उन्होंने जो विजयनगर को इस्टेब्लिश किया था, तो विजयनगर जो हमारा पूरा का पूरा एम्पायर था वो किसके डेजिग्नेटेड था? इलेबरेट फोर्टिफिकेशन था वहाँ पर। क्या? हाँ, बिल्कुल फोर्टिफिकेशन था। केयरफुली लेड आउट द स्ट्रीट केयरफुली प्लान थी, बिल्कुल सही थी। इफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट तो कोई भी रूलर करेगा। तो यानी कि हमारा जो असर्शन है पूरी तरीके से क्या है, राइट है। ठीक है, अब रीजन पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या ये मैच कर रहा है। तो रीजन, द विजयनगर रूलर
implemented an advanced system of taxation, विजयनगर के रूलर ने एडवांस सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इम्पोज किया था सोनली टू फंड डेवलपमेंट ऑफ द। अब देखिए कभी भी स्टेटमेंट में सोनली आ जाए, ओनली आ जाए, स्ट्रिक्ट आ जाए तो ये गलत हो जाता है। सोनली फंड क्या होता है, कोई एक ही फंड को पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं किया जा सकता था उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं डेडिकेटेड किया जा सकता था। तो यानी कि ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रेरियन सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है, मुगल टाइम के एग्रेरियन सोसाइटी की बात करनी है और करेक्ट ऑप्शन को हम लोग को क्या करना है, चूज करना है। ओके, पीजेंट हेल्ड द ऑनरशिप ऑफ द लैंड दे कल्टिवेटेड। तो पीजेंट की ऑनरशिप तो होती थी लेकिन स्टेट की भी ऑनरशिप होती थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा। पीजेंट हेल्ड ऑनरशिप पूरी तरीके से नहीं, मुगल की भी होती थी। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया, तो ए ऑप्शन हमारा कट गया, सी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जमींदार एक्टेड एज इंटरमीडिएट। जमींदार क्या था, बीच में था, वो पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करता था और मुगल को रूलर को पकड़ा देता था। तो स्टेट और पीजेंट के बीच में जो जमींदार था वो इंटरमीडिएटरी का काम करता था। तो यानी कि सॉरी दोस्तों, इधर कहाँ हो गया, ओके, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये दूसरा तो सही हो गया पूरी तरीके से। ओके, दूसरा सही हो गया हमारा पूरी तरीके से। थर्ड है लैंड रेवेन्यू वॉज द सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मुगल एम्पायर। उस समय पे टाटा बाटा रिलायंस कंपनी तो थी नहीं, तो सारा टैक्स किससे होता था, सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम तो लैंड रेवेन्यू ही था, एग्रीकल्चर ही था। तो बी हमारा ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग हमने पिछले वीडियो में भी आपने बताया था, प्रीवियस वीडियो में काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आपको एक भी पता रहे तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। तो परमानेंट सेटलमेंट हम लोगों के हमने पढ़ रखा है। परमानेंट सेटलमेंट जो था वो 1793 में लॉन्च हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में लॉन्च किया था। इसमें क्या था, टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स के पास जाता था, जमींदार टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो परमानेंट सेटलमेंट में कौन से ऑप्शन में आएगा, रेवेन्यू फिक्स द विलेज कम्युनिटी नहीं, डायरेक्ट सेटलमेंट विद पीजेंट लिखा हुआ नहीं, यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि पीजेंट से नहीं डायरेक्ट सेटलमेंट था, जमींदार से सेटलमेंट था। रेवेन्यू फिक्स परमानेंटली विद जमींदार, हाँ बिल्कुल सही। तो ए को 3 से मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो बी वाला ऑप्शन हमारा निकल करके पहले ही आ गया, ए का 3। बी का जो देखिए रैयतवाड़ी जो सिस्टम था, रैयतवाड़ी सिस्टम डायरेक्टली डील करता था पीजेंट से, क्योंकि फेल्योर कर गया था परमानेंट सेटलमेंट। तो फिर ब्रिटिशर्स ने साउथ इंडिया में जा करके दक्कन में, महाराष्ट्र में इन्होंने रैयतवाड़ी सेटलमेंट लॉन्च किया 1820 में। टॉमस मुनरो ने लॉन्च किया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, डायरेक्ट सेटलमेंट विद पीजेंट किया था। महालवाड़ी का सिस्टम क्या होता है, महाल मतलब होता है विलेज, महाल का मतलब ही होता है विलेज, तो वो विलेज कम्युनिटी से डायरेक्ट टैक्स का डीलिंग होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाला ऑप्शन है जमींदार, ये तो डी का 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द लीडर विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको से आपको क्या करना है, रूलर को डिसाइड करना है। तो सी दिया हुआ तो यानी लड़की होंगी। सी वाज ए की फिगर इन 1857। 1857 में की फिगर कौन थी, बेगम हजरत महल एक लखनऊ में थी और झांसी की रानी हमारी लक्ष्मीबाई। रिवॉल्ट एंड द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द झांसी। अब देखिए झांसी नाम आते ही तो एक ही बात आती है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो रानी लक्ष्मीबाई। दूसरा तीसरा भी पढ़ लेते हैं, उनके बारे में कुछ जानने को मिलेगा। सी वॉज नोन एज द ब्रेवरी एंड द डाइड द बैटल ऑफ ग्वालियर। बैटल ऑफ ग्वालियर अगर हम मणिकर्णिका मूवी देखें हैं तो बैटल ऑफ ग्वालियर में वो मारी जाती हैं। कई बार कई लोग इनसे चीट कर देते हैं, नहीं चीट किए होते तो मारी नहीं जाती। हर कॉन्ट्रीब्यूशन हैज द मेड हर एंड्योरिंग सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही। तो रानी लक्ष्मीबाई पूरी तरीके से क्लियर। नेक्स्ट हमारा ये फिगर देखते ही हमें एक ही बात याद आती है, क्या, डांडी मार्च। तो डांडी मार्च यानी कि सॉल्ट मार्च। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना, वो जो है आर्टिकल नंबर 35 से स्टार्ट हो जाता है,
36 से और 50 तक है। DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक स्टेट को मॉडल प्रोवाइड करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से 50 तक वो स्टेट को एक मॉडल प्रोवाइड करता है कि इसी तरीके से आपको काम करना है। उसमें वेलफेयर की चीज़ें लिखी होती हैं, सोसाइटी के बारे में लिखी होती है, वुमेन के बारे में लिखी होती है, एनिमल्स के बारे में क्या करना है गवर्नमेंट को। तो मेनली गवर्नमेंट को बताती है DPSP कि आपको करना क्या है, ठीक है। और डायरेक्टिव पॉलिसी कहाँ से लिया गया, किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया था, आयरलैंड से वो किया गया था। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो DPSP का मेनली काम क्या है कि वो चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को एक बताता रहता है कि इस तरीके से आपको काम करना है। तो इसको देख लेते हैं ऑप्शन नंबर। टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड राइट, नहीं। टू इस्टेब्लिश ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है, लेकिन यही केवल इसी की वजह से नहीं है। टू आउटलाइन द स्पेसिफिक राइट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, नहीं। टू गाइड द गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर एंड इक्विटी, बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, ठीक है। तो आर्ट का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या इनकरेक्ट है। देखिए दोस्तों, कभी भी ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट को करेक्ट मत पढ़ लीजिएगा, इनकरेक्ट बताना है इसमें। तो हड़प्पन हैड द एडवांस ड्रेनेज सिस्टम दैट रन अलोंग देयर स्ट्रीट, क्या हड़प्पा की ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी बढ़िया थी, तो हाँ बिल्कुल बढ़िया थी, तो ये तो हमारा करेक्ट है, लेकिन इसमें तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है। बी ऑप्शन है, हड़प्पन यूज देयर अनडिसिफाइड स्क्रिप्ट एक्सटेंसिवली ऑन सील एंड लेबोरेटरी, हड़प्पा की क्या हड़प्पा की क्या स्क्रिप्ट अनडिसिफाइड थी, मतलब पढ़ा नहीं किया गया, तो बिल्कुल पढ़ा नहीं जा सका था। और ये सील्स और पोट्री में यूज होता था, तो ये भी करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है। हड़प्पन वर्शिप गॉड्स इन द लार्ज टेम्पल, क्या टेम्पल में जाकर के वर्शिप करते थे, नहीं नहीं नहीं, टेम्पल तो गुप्ताज डायनेस्टी के टाइम से स्टार्ट हुआ है, तो बिल्कुल ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेन ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द मौर्य एम्पायर, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें मेनली सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मौर्यन एम्पायर का सोर्सेज क्या है। तो मौर्यन एम्पायर का दो सोर्सेज है, मेगास्थनीज के इंडिका, चाणक्य का अर्थशास्त्र। अब देखिए यहाँ पर कौन है, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका पिलर डिस्क्राइबिंग द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा, नो, एडमिनिस्ट्रेशन की बात उसमें नहीं होती है। ए बुद्धिस्ट टेस्ट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ सिद्धार्थ गौतमा, सिद्धार्थ गौतमा से मौर्यन डायनेस्टी का क्या लेना देना है। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज एक आउट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, बिल्कुल सही, सी। अगर यहाँ पर अर्थशास्त्र भी होता तो वो भी हो जाता, चाणक्य जी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमारे जो जीवन काल में है ना, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, ये 4 आश्रम बनाए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये इस मेथड पे काम करता है कि लाइफ जो है 100 ईयर जब होती थी तो 25 25 25 25 में 4 पार्ट में बांट जाती थी। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग स्टूडेंट रहते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थ में कब आते हैं, जब हम लोग की शादी हो जाती है, तो हाउस होल्डर स्टेज ऑफ द लाइफ। वानप्रस्थ मतलब फॉरेस्ट में जा करके ध्यान लगाना, तो फॉरेस्ट ड्वेलिंग C3, एंड डी का हो जाएगा 4। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो ए का 2 किधर है, एंड बी का 1, ए का 2 एंड बी का 1, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट हेल्प स्प्रेड बुद्धिज्म टीचिंग आउटसाइड इंडिया, जब बुद्धिज्म आउटसाइड द इंडिया गया तो उसमें अशोका का रोल सबसे ज़्यादा था। अशोका ने क्या किया था, अपने बेटे राहुल और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। तो ए ऑप्शन है, अशोका सपोर्ट फॉर बुद्धिस्ट मिशनरी सेंट अब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इब्न बतूता ट्रेवल अकाउंट ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। इब्न बतूता का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जा रहा है। हमने 5वां सैम्पल पेपर हम लोग कर रहे हैं और इब्न बतूता का काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इब्न बतूता जितना चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके बारे में पढ़ते रहिए। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, बुक का नाम था रिहला। मेनली ये ट्रेड के बारे में, दिल्ली दरबार के बारे में चीज़ें बताता है, लेकिन ये कुछ समय तक वहाँ पर काजी था, तो रिलीजियस चीज़ों को भी वो किया है। तो बाय फोकसिंग ऑन द मिलिट्री ट्रेनिंग की बात है, बाय रीऑर्डरिंग रिलीजियस प्रैक्टिस एंड द कस्टम, रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बताता है और कस्टम के बारे में बताता है, ठीक है, वहाँ के, बिल्कुल सही। व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज द डिड भक्ति मूवमेंट इंट्रोड्यूस द रिलीजियस प्रैक्टिस, भक्ति मूवमेंट आने से हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस मिडल इंडिया में क्या चीज़ चेंज हुआ था। तो मेनली ये लोग कास्टिज्म के अगेंस्ट थे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे, वैदिक ट्रेडिशन को नहीं मानते थे, यही 3 चीज़ है। सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति लेकर आए थे। सगुण मतलब स्टैचू फॉर्म में, निर्गुण मतलब
विदाउट स्टैचू फॉर्म में। मेनली ये जो कास्टिज्म के अगेंस्ट थे। तो भक्ति पोएट्री इनकरेज द एक्सक्लूसिव ऑफ द संस्कृत वर्शिप को बोलते थे क्या? नहीं। भक्ति संत प्रमोटेड द पर्सनल डिवोशन की बात करते थे, यानी जो अलवार है, अलवार मतलब जो विष्णु भगवान की पूजा करना चाहे वो विष्णु भगवान की पूजा करे, जो नैनार मतलब जो शिव जी की पूजा करना चाहे वो शिव जी की पूजा करे, और बियॉन्ड द कॉस्ट डिस्टिंक्शन, बिल्कुल सही, यानी बी ऑप्शन पे ही काम करते थे भक्ति वाले। कंपेयर द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द विजयनगर विद दैट द कंटेम्प्रेरी सल्तनत स्ट्रक्चर इन द नॉर्थ इंडिया, चूज द बेस्ट ओपिनियन। देखिए विजयनगर जब टाइम था ना, विजयनगर का जब एम्पायर का टाइम था, तो नॉर्थ में बीजापुर में वहाँ पर निजाम थे, उड़ीसा में उसमें गजपति रूलर काम करते थे, और अहमद निजाम भी एक वो था, और उधर पुर्तगाली थे। तो मेनली इनको चारों तरफ से, तीन साइड से इनमें अलग अलग रूलर्स थे, तो मेनली इस्लामिक रूलर भी थे। तो यहाँ पर अब देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विजयनगर आर्किटेक्चर वॉज एक्सक्लूसिवली हिंदू स्टाइल। अब देखिए कैसे हो सकता है एक्सक्लूसिवली हिंदू स्टाइल, केवल हिंदू स्टाइल में ही स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं, जब वहाँ पर पुर्तगाली भी थे बगल में, उसके बाद से फिर आपके गजपति रूलर भी थे, उसके बाद से फिर अरे ये निजाम भी थे, तो फिर सल्तनत में केवल हिंदू स्टाइल में नहीं हो सकता है, दोनों का मिक्सअप होगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बोथ विजयनगर एंड द सल्तनत आर्किटेक्चर इनकॉर्पोरेटेड इस्लामिक एंड हिंदू, दोनों में, इस्लाम वाले में हिंदू का भी डोमिनेंस था, हिंदू वाले में इस्लाम का भी डोमिनेंस था। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर जो बनते थे, टेम्पल हो गया चाहे उधर मॉस्क्यू बन गया, तो दोनों का एक यूनिफॉर्मेशन था। 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why were the Mughal Jamidar considered an essential part of agrarian system? Choose the Why were the Mughal Jamidar considered an essential? मुगल का जब टाइम था तो जमींदार का जो वर्क होता है तो वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे और नवाब को, मुगल बादशाह को पहुंचा देते थे, तो मेनली उनका यही काम था। तो यही पूछ रहा है कि मुगल जमींदार उस समय इसेंशियल पार्ट क्यों थे एग्री सिस्टम में? तो दे वर द मिलिट्री जनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एग्रेरियन लैंड। क्या वो मिलिट्री जनरल बनकर एग्रेरियन लैंड को प्रोटेक्ट करते थे? देखिए मिलिट्री तो रखते थे लेकिन पूरी तरीके से जनरल नहीं थे, तो ये इनका मेन काम नहीं था। मेन काम पूछा जा रहा है, दे कलेक्टेड द रेवेन्यू, ये वेरी गुड, दे कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम पेजेंट एंड एक्टेड एज द इंटरमीडिएटरी बिटवीन द स्टेट एंड द रूरल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग ब्रिटिश पॉलिसी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो परमानेंट सेटलमेंट 1793 के टाइम पे आया हुआ था। रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट था 1920 के टाइम पे आया था। महालवाड़ी, अरे 1920 नहीं, सॉरी 1920 कैसे लिख दिया मैंने। महालवाड़ी जो था वो, महालवाड़ी को इधर लिखते हैं, 1831 के टाइम पे आया था। इंडिको कमीशन जो था वो 1860 के टाइम पे आया था। तो यानी कि पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर सी, फिर डी, यानी 1 2 3 4, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द कॉज ऑफ रिसेंटमेंट लीडिंग ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। 1857 रिवॉल्ट को, रिसेंटमेंट को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा कॉज क्या था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किए जा रहे थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने अवध का जैसे ही एनेक्सेशन किया वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और वहीं से चीज़ें गड़बड़ हो गई। तो बी ऑप्शन जो है वही ऑप्शन है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? वो एनेक्स कर लेते थे, सबसे पहले वो सब्सिडरी अलायंस करते थे, उसके बाद से फिर एनेक्स कर लेते थे। कभी किसी को करप्शन दिखा कर लिया, कभी किसी का बेटा नहीं हुआ उसको एनेक्स कर लिया। तो मेनली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था जो रिसेंटमेंट बढ़ा दिया था बहुत ज़्यादा उस समय 1857 के रिवोल्ट में। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग मेजर मूवमेंट लेड बाय गांधी जी। तो सॉल्ट मार्च अगर गांधी जी ने किया है तो सॉल्ट मार्च जो है गांधी जी ने गुजरात में डोंडी में किया है। तो चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर हुआ है? तो बिहार में हुआ, सब जानते हैं। गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था 1917 में, 1917 डेट याद रखना है। चंपारण में इंडिको के लिए गए थे वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है, किस फीचर की बात की जा रही है? क्या वो फंडामेंटल राइट की बात कर रही है, प्रियम्बल की बात कर रही है,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो भी हमने देखा आर्टिकल 36 से 50 की बात कर रही है, या फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 की बात कर रही है, या फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 उसकी बात कर रही है, किसकी बात कर रही है, ये हमें पता करना इस इंफॉर्मेशन से। दिस सेक्शन आउटलाइन द बेसिक वैल्यू एंड आइडियल ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। इंडिया के रिपब्लिक के आइडियल के बेसिक वैल्यूज आइडियाज ये सब इसमें कहाँ पर दिया हुआ है, तो अभी तुम्हें आंसर पता नहीं चल रहा है। इट बिगिन विद द वर्ड वी द पीपुल ऑफ इंडिया। आप प्रियम्बल पढ़ो, उसका स्टार्टिंग ही वहीं से होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि प्रियम्बल। ओके। इट डिक्लेयर इंडिया एट द सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक। इंडिया को क्या बताया, सोवरेन है, किसी का इंटरफेयर बाहरी वेस्टर्न कंट्री या कोई भी इंटरनेशनल कंट्री का नहीं है, हम सोवरेन है, हम अपना डिसीजन खुद लेंगे। सोशलिस्ट है, मतलब हम कैपिटलिस्ट को केवल सपोर्ट नहीं करते, हम पीजेंट को, वर्कर्स को भी सपोर्ट करते हैं। सेकुलर है, हम सभी का रिलीजन को एक साथ मानते हैं। डेमोक्रेटिक है, हमें हमेशा इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन के थ्रू ही रहना है। ओके, तो ये हमारा प्रियम्बल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज एसोसिएटेड विद द एडवांस अर्बन प्लानिंग सीन इन हड़प्पन। एडवांस अर्बन प्लानिंग की जब भी हड़प्पा में बात हो, सबसे पहली बात आपके माइंड में आनी चाहिए ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न जो होता है अर्बन प्लानिंग का सबसे बड़ा पार्ट होता है, जिसमें ग्रिड पैटर्न में इस तरीके के हाउस बनाए जाते हैं, एक के बगल में एक, एक के बगल में एक, इसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी होता है, इधर बीच में रोड हो जाता है, बगल में ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो ग्रिड पैटर्न सिटी लेआउट विद द इफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पर हमारा 21 क्वेश्चन का सैम्पल पेपर 5 का हो गया है। बहुत ही जल्दी हम लोग इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस करने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई सजेशन देना हो, किसी और चीज़ पे वीडियो बनवाना हो तो भी आप वो कर सकते हो। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप का भी नंबर डाल दूंगा, अगर आप उस पर संपर्क करना चाहते हो, किसी कोई कन्फ्यूजन होगा तो। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।